नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक्चुअल में आपको मैं बताना चाहता था कि लेह जाने पर कौन से आपको जैसे ऐसी लेह लद्दाख के बारे में 5 बातें जो अच्छी और बुरी हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एक्चुअल में मेरा लेह जाने का जो इंटेंशन था वो इंटेंशन ऐसे था कि मेरे को आगे जाके कभी रशिया जाना था, इसलिए मेरे को लगा कि मैं अगर लेह लद्दाख की थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँगा जाके, क्योंकि वहाँ की जो ठंड है वो -डिग्री पे है, जैसे 0 से भी नीचे है। जो पैंगोंग बिंगोंग रहता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंड है, यानी आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कितना ठंड है। वहाँ की जो ठंड है वो आप पूरा इंडिया में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो जो मौसम रहता है वहाँ कुछ भी प्रकार के झाड़ पौधे कुछ नहीं है, सिर्फ है वो ठंड ठंड ठंड। और 2 जगह आपको मिलेंगी देखने को, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर। लेकिन मेरे को लगा इस वीडियो का मेरा मकसद अलग है कि इस वीडियो में आप जानेंगे कि लेह लद्दाख जाने पर आपको क्या नहीं करना चाहिए और ये क्या करना चाहिए। ये बातें समझाने के लिए ये जो वीडियो मैं अभी आपको दे रहा हूँ मैं दिल्ली एयरपोर्ट से कहीं XYZ जगह जा रहा हूँ अब्रॉड 20 दिन के लिए। तो मैं लेह लद्दाख की सीरीज़ अच्छी तरीके से पूरी नहीं कर पाया। सिर्फ मेरे को लगा कि मेरे 8-10 वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो अपनी एजेंट के साथ बनाई हुई जो वीडियो थी, ये एकदम मेरे को बेटर लगी। क्योंकि जो भी आदमी अगर आना चाहेगा वहाँ तो उसके फ़ायदे की ही वो चीज़ होगी। मैं मेरे एक भाई से मिलने भी गया था उधर, 1-2 हॉस्टल भी लिए थे। एक एजेंट से मैंने सारा बुकिंग भी किया था, और मैं एक्चुअल में पहले जाने वाला था मेरी एक्टिवा स्कूटी से, लेकिन मैं नहीं जा पाया। किस कारण? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो भी जैसे बॉम्बे में लॉकडाउन लगना, ये सारी अनसर्टन कंडीशन अराइज हो रही थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मेरे को लगा जो मैं बताऊंगा फ़ायदे की 5 बातें, और क्या बोलते हैं कि जैसे हमारे मराठी में बोला जाता है फ़ायदा और तोटा। लेह लद्दाख जाने पर आपको क्या 5 बातें नहीं करनी है और क्या 5 बातें करनी है, इसके ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। इस डिस्कशन में मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, 100% प्रिपरेशन नहीं किया है। एक्चुअल में अगर आप लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो किसी भी एजेंट से बुक मत करवाइए, क्योंकि एजेंट लोगों का जो इंटेंशन रहता है वो रहता है अपना खुद का फ़ायदा। तो आपको ये करना है कि आप अगर बाय फ्लाइट जा रहे हैं या बाय बाइक जा रहे हैं तो आपको खुद का प्रिपेयर करना है। अगर आप बाय बाइक जा रहे हैं तो आपको परमिट निकालना ज़रूरी है। बाय फ्लाइट जाने से आपको परमिट निकालना वैसे ज़रूर नहीं पड़ता, जैसे डोमेस्टिक जो ट्रैवलर्स हैं, यानी इंडिया में ही जो पैदा हुए हैं और इंडिया से ही घूमना जाना चाहते हैं, उनके लिए परमिट ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप अगर बाइक पे जाना चाहते हैं तो परमिट होना ज़रूरी है। आप अगर लेह में जाके वो परमिट निकालेंगे तो आपको 1000 खर्च आएगा। लेकिन आप अगर ऑनलाइन, मैं अभी उसका लिंक भी मेरे वीडियो में शेयर कर दूंगा, ये अगर आपको उस लिंक से मेरे ख्याल से मेरा 400 या 420 रुपये गया था, उतना ही सिर्फ लगता है 9 जगह जाने का। आप तो 9 जगह जा नहीं पाएंगे। तो आपको ये करना है कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो परमिट निकाल के वो 9 जगह जाना है। अगर मेरे जैसे आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो परमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट बात,
आपका RT-PCR या वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है वहाँ जाने के लिए। और आपको फ़ोटोग्राफी वगैरह कुछ करनी है तो मिलिट्राइज्ड एरिया होने की वजह से थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मिलिट्री पर्सन जो होते हैं, मेरे भी 2 जगह में फंस गया था, तो उन्होंने वो पर्टिकुलर वीडियो डिलीट करवा दी मेरे से। उन्होंने कुछ नहीं किया उसमें, वो उन्होंने बोला मेरे को कि आपका जो भी बनाया है ये पूरा मैं डिलीट नहीं कर सकता। आपको लगता है जिसमें हमारे ऑफिसर के चेहरे आ गए तो वो डिलीट कर दो। यानी कि आपको पहुंचना है ले, आपका पहला फ़ायदा जो होगा, आपको परमिट नहीं निकालना है अगर आप बाइक से नहीं जा रहे। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तब भी सिर्फ परमिट निकलेगा। आप बगैर वैक्सीनेशन हो तो लेह लद्दाख जाना ही नहीं है आपको। जितना रिस्ट्रिक्शन मेरे को इस 1-2 महीने में लगे, इससे बेहतर है कि आप आगे जाके वो करिए। और उनका जो घूमने का मेन सीज़न होता है वो होता है समथिंग सितंबर या अक्टूबर एंड तक। यानी अगर 1 नवंबर से 30 मार्च के बीच में आप जाना चाहते हैं तो कम से कम आप लेह लद्दाख नहीं जाना चाहिए। ये आपके फ़ायदे की बात है। और वहाँ जाने के बाद अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो आपको यहाँ वॉकिंग ही करनी है, क्योंकि यहाँ किसी भी गाड़ी में आप बैठेंगे 500 रुपये से नीचे वहाँ कुछ भी नहीं है। बसेस मिलेंगी लेकिन बसेस बहुत सारी लिमिटेड है। तो आपको लेह में आके जो बस जहाँ जाती है, अगर एक मान के चलो कि 10 ठिकाने हैं जहाँ पे आपको विज़िट देनी है, उसमें से 2 ठिकाने भी बस से हो गए तो भी आपके लिए काफ़ी है। जैसे देखने लायक 10 या 15 जगह होंगी। आप अगर बस से थोड़ा बहुत घूमेंगे तो आपसे कम से कम 2 जगह आप घूम पाएंगे। और उसके बाद आपको जो लेह लद्दाख का जो मेन मार्केट है, जो उनका जो फोर्ट बना हुआ है बौद्ध लोगों का, उसके नीचे है। वहाँ जाके मैंने जो एक एजेंट का वीडियो बनाया है, वो अकेला एजेंट ऐसे है कि जो शेयरिंग बेस पे काम करता है। उससे आप अगर मिल पाए तो आप नुब्रा, पैंगोंग, टुरटुक, ये सारी जो बातें हैं 3 नाइट 4 डे की, वो वहाँ से कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में खर्चा आया था 5000, क्योंकि मैंने उसको जिस पद्धति से मैनिपुलेट किया था कि मान के चलिए मेरे हाथ में कैमरा था, कैमरा देख के जो केसांग मैडम थी या दूसरे उनके स्टाफ थे या उनके ओनर थे, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे जितना मेरे को लगा। क्योंकि मैंने उनको जाके ही बोला था कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, जितना भी आप अगर मान के चलिए कि आपका 6700 तो मेरे लिए कुछ तो डिस्काउंट कर दो। इस टाइप से मैंने उनसे सारी बातचीत की थी। यानी लेह में आप अगर पहुंचोगे तो आपको बस छोड़ के कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। जैसे ओमनी बिमनी आपसे 1.5 किलोमीटर के लिए 500 चार्ज करेगी, तो आपको जो भी प्राइवेट व्हीकल है वहाँ का या कमर्शियली करता है, यानी बस छोड़ के जो भी चीज़ है उसमें आपको नहीं बैठना है। क्योंकि वहाँ का जो माफिया है, मैं तो उनसे माफिया बोलूँगा, क्योंकि 1.5 किलोमीटर जाने में मेरे को नहीं लगता, अगर USA में भी मैं जाऊँगा तो मेरे को 200 रुपये से ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन वो खर्चा लेह में आता है। इसलिए आपको सीधी बात है कि बस छोड़ के किसी भी चीज़ में नहीं बैठना है। अगर आपको 4-5 जगह जाना है तो 4-5 जगह जाने के लिए मैं जो एजेंट बोल रहा हूँ उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रिप होगी शेयर बेसिस, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकाल के जाना है। ऐसे नहीं हो पाएगा कि आज आप लेह में आ गए हैं और कल से आपको 4 दिन का ट्रिप लगाना है, वो एजेंट को पैसा दे दिया और 5वें दिन निकल गए। आपको फालतू में 3-4-5 दिन एक्स्ट्रा रख के आने। जैसा मेरा केस में मैं कम से कम 11 दिन उधर था। मेरे को पता था एक आधी जगह में जाने से वहाँ के जो पहले 2 या 3 दिन होते हैं वो सारा वेस्ट होता है। जो
जिस बात को आप वेस्ट मानेंगे मैं उसको वेस्ट नहीं मानता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि हम गड़बड़ में हमारा बजट थोड़ा सारा गड़बड़ा जाता है। इसलिए आपको ये करना है कि लेह लद्दाख आप अगर सोलो फैमिली के साथ आना चाहते हैं, आपको अगर 4 दिन 5 दिन का भी वैकेशन है तो उसको सीधा 3 या 4 दिन बढ़ा के आना, क्योंकि जो एजेंट मैं बता रहा हूँ वो एजेंट सिर्फ आपको शेयरिंग बेसिस पे ट्रिप देगा, तो उसका कोई गारंटी नहीं होगा कि वो शेयरिंग बेसिस पे करेगा। अगर वो शेयरिंग बेसिस पे आपको 2 या 3 दिन के लिए थोड़ा सा हॉल्ट रखता है तो आपको उसमें बुक करना है। और रही बात होटल्स की, जो होटल्स है वहाँ के बहुत सारे महंगे हैं। मैंने जो कम से कम 8-10 हॉस्टल का रिव्यू किया था, उसमें से ऊषा हॉस्टल मेरे को इतना बेटर लगा कि उसका भी मैंने मेरे वीडियो में लिंक दिया हुआ है। ऊषा हॉस्टल में आप मात्र 400 में पूरा डे में, जहाँ पानी पीने को 1 लीटर पानी गर्म करके पीने को आपको कम से कम खर्चा आएगा 20 या 25 रुपये। तो आप ऊषा हॉस्टल में जाके, जो भी उनका सीज़न रहता है, जैसे सितंबर से लेके मार्च तक का वो पूरा बंद रहता है, वो छोड़ ही दो, वो समथिंग 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक का, तो आपको वहाँ जाके पूरा गर्म पानी से नहाने को मिलेगा। वहाँ उनका रेस्टोरेंट भी है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में 30 रुपये की चाय मिलती हो आप एक बार अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये मेरे को भी पता है। इसलिए मैंने उनका एक दिन ब्रेकफास्ट करके, एक दिन चाय पी के, उसी हॉस्टल के सामने लेफ़्ट साइड पे एक जनरल स्टोर है, वहाँ एक होटल है लेफ्ट में, वो आपको ब्रेकफास्ट एकदम क्लियर रेट पे देगा, जैसे 40 रुपीज़ और समथिंग चाय का 20। अगर आप 60 रुपये खर्च करते हैं सुबह 8 बजे, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको 2 बजे तक खाने की कुछ ज़रूरत है। और रही बात लंच और डिनर की, उसी हॉस्टल से, जैसे ऊषा हॉस्टल से आप बाहर आएंगे तो राइट जो स्कारा रोड करके है, स्कारा रोड पे जहाँ पे चौराहा मिलता है, उससे पहले एक कुछ तो जैसे राम या कुछ ऐसे नाम का एक रेस्टोरेंट है, उसका भी लिंक मैं आपको भेजता हूँ, या उस होटल की थोड़ी बहुत फुटेज आपको भेजता हूँ, क्योंकि मैं अभी नाम भूल गया हूँ उस होटल का। तो उस होटल में आप जाएंगे, हम 2 लोग जाते थे, 150 रुपये में हमने चिकन करी 2 पीस, 2 रोटी और 1 राइस खाया है। यानी कि आप लंच अगर डिनर में उस होटल को प्रिपेयर करते हैं तो उस होटल में आपका बहुत सारा बजट, जो आप बजट ट्रैवलर पे कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा बजट आपका नीचे आ जाएगा। मेरे केस में मेरा जो लेह लद्दाख का खर्चा हुआ था, मेरे सिटी से आप मान के चलिए पूना टू पूना ऑफिशियल खर्चा हुआ था 16,000 रुपये। एक्चुअल में हमारे यहाँ के जितने भी एजेंट मैंने देखे, एजेंट का जो पैकेज देखा है वो कम से कम पैकेज 28,000 से नीचे नहीं था। यानी कि एजेंट लोगों का जो है वो उनके लिए चलता है। अपन जो बजट ट्रैवलर या कोई घर से फैमिली मेम्बर को लेके जाना चाहता है, उसके लिए ये बेटर रहेगा कि आपको डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करनी है कम से कम 1 या 1.5 महीने बाद। वो फ़्लाइट पे आपको बुक करनी है वीगो या स्काई स्कैनर से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको बगैर इंश्योरेंस के कहीं भी नहीं जाना है। मेरे केस में ये प्रॉब्लम हुआ था कि मैं हर बार ही लेता हूँ, लेकिन इस बार भी मैंने 400 रुपये का इंश्योरेंस लिया था। इस इंश्योरेंस से मेरे 8,500 रुपये बच गए, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट फ़्लाइट पूना से दिल्ली के लिए था और दिल्ली से लेह के लिए, यानी कि मेरे को 2 बोर्डिंग पास मिलते। आप मेरे वीडियो देखेंगे, जब मैं निकला था तो 3 बोर्डिंग पास मिले थे। एक्चुअल में मेरा फ़्लाइट कैंसिल हो चुका था। इसका रीज़न ये था कि पूना एयरपोर्ट का जो कामकाज चल रहा है, ये हवाई पट्टी का कुछ कामकाज चल रहा है, या आगे भी जाके आप किस सिटी से बैठेंगे पता नहीं, लेकिन 300 या 400 रुपये अगर आप इंश्योरेंस पे खर्च नहीं करेंगे, अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई या आपकी जो भी दिक्कत है अगर आपको आ गई, तो आप लपड़े में फंस सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप
फ़्लाइट जब भी लेंगे तो 100% आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना है। 300-400 रुपये का आप खाना या ब्रेकफास्ट कम खाइए, लेकिन लास्ट टाइम पे जो फ़्लाइट रेट्स होते हैं वो इतना ख़तरनाक होते हैं कि मेरे केस में जैसे 16,000 में पूरा मैं घूम के आया। अगर मेरा फ़्लाइट मिस हो जाता तो मेरे को 8,500 रुपये उसमें लगने वाले थे। अनऑफिशियल खर्चा आपका कितना भी आने दो, जैसे 5,000 लगने दो या 10,000 लगने दो, लेकिन एक बैकपैकर अगर पूना से लेह जाता है, लेह में 11 दिन रुकता है, एक ट्रैवल एजेंट की पूरा आइटनरी लेता है, तो उसका खर्चा जो ऑफिशियल खर्चा है वो सिर्फ 16,000 आ गया था मेरे केस में। तो आप डोमेस्टिक में अगर फ्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत इस वीडियो को अगर आप आगे रख के थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे तो आपका खर्चा भी बच जाएगा और आपको वो दिक्कत भी नहीं उठानी पड़ेगी। क्योंकि हम बार बार जो वीडियो देखते हैं, मेरे को ऐसा लगा कि मैं भी लेह लद्दाख वीडियो देख के गया था, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता है। एक्चुअल में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने में उनका घाटा ये है कि वो बड़ा चढ़ा के बात करते हैं। एक्चुअल में जो भी करते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं रहता है। इसलिए मैंने लास्ट पेज पे मैं सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। इसमें शायद मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, 1-2-4 चीज़ें जो हो सकती हैं, अगर 2-4 चीज़ आपको वो करनी ही करनी है। इस टाइप से बताइए, जितना मेरे को याद रहा और जितनी भी मेरी लेह लद्दाख की सीरीज़ है वो आप अगर देखेंगे पर्टिकुलर हेडिंग पे मैंने रखी है। जैसे मैं पहुंचा, ये किया, वो किया, जो भी हेडिंग से है, आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो आप देख सकते हैं उस केस में। और यहाँ तक का मैंने जानकारी जितना भी आपको दिया, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और आगे आने वाली सीरीज़ से आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मैं मेरे अनुभव के तहत आपको 100% प्रैक्टिकल, कुछ बड़ा चढ़ा के उसमें नहीं होगा, जो भी होगा वो प्रैक्टिकल होगा। इस टाइप से मैं वीडियो देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।